हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का एनुअल एग्जामिनेशंस का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। यह गवर्नमेंट स्कूल का है और अभी आपको पता है कि सारे स्कूल्स के एनुअल एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के कुछ कुछ पेपर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो जिस जिस स्कूल का पेपर मेरे पास होगा मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको एक बार आपको सॉल्व करा दूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। पेपर में कौन सा क्वेश्चन कब आएगा आपको पता नहीं चलता है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर जब हम बना कर जाते हैं तो हमें ये पता होता है कि हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा रहता है और क्वेश्चन अगर जाना पहचाना हो तो जल्दी बना लेते हैं। तो चलिए, ये है क्लास 8 का मैथ्स का पेपर। इसी साल का है ये, 2024-25 का। ये गवर्नमेंट स्कूल का है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल का। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। सेक्शन ए, क्वेश्चन 1 कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 12 of 1 marks each. Choose the appropriate options from the given below. ये आपके एमसीक्यूज है। ठीक है, तो एमसीक्यूज भी आपको पहले बना के देखने पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आपने एमसीक्यू से तुक्के मार दोगे तो आपके सही हो जाएंगे। मैथ्स में कभी भी तुक्का नहीं मारना है। मैथ्स में कभी भी बिना आंसर निकाले आंसर्स को टिक नहीं करना है। कोशिश ये करनी है आपको कि एक बार आप सॉल्व कर लें इसको रफ में, उसके बाद ही आप आंसर्स को टिक करें। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ 2/3x + 1 = 7/3 देन द वैल्यू ऑफ x इज। आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं फटाफट। हमारा है ये 2/3x + 1 = 7/3. We have to find the value of x. So 2/3x = 7/3 + 1 इधर आ गया तो -1 हो गया। -1 को हम 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2/3x = 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जितना एलसीएम होता है डिनोमिनेटर को हमें उतना ही बनाना होता है ना। तो ये हो गया 7 - 3, सो 2/3x = 4/3। अब आप देखिए 3 आप कैंसिल कर सकते हैं। ये आपका आ गया 2x = 4, सो x = 4/2। सो 2 1 2, 2 2 4 कट गया। x की वैल्यू आ गई हमारी 2। ठीक है, अब देखते हैं हमारा x की वैल्यू 2 कौन सा ऑप्शन है। दिस इज आवर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका आंसर आपका ए हो गया। ठीक है, चलिए इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं। सेकेंड पार्ट है, लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। स्क्वायर के एरिया गिवन है, आपको उसका साइड निकालना है। तो आपको पता है कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यही होता है। ठीक है, तो एरिया इज आपका गिवन है। एरिया आपका गिवन कितना है, 441। ठीक है, 441 गिवन है। साइड इंटू साइड को आप साइड का स्क्वायर लिख सकते हो। अब 441 पता आपको, 441 बच्चों किसका स्क्वायर होता है, 21 का, है ना। सो 21 का स्क्वायर = साइड का स्क्वायर हो गया। हम 441 को लिख सकते हैं 21 × 21। एक स्टेप आप और लिख दीजिए अगर डाउट है तो, 21 × 21 यहाँ पे हो गया साइड का स्क्वायर। सो 21 × 21 इज 21 का स्क्वायर और साइड का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल्स, सो साइड = 21 सेंटीमीटर। सो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 सेंटीमीटर इज द ऑप्शन नंबर बी। लेट इज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्यूब रूट ऑफ 0.027 इज। इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। किसका, 0.027 का क्यूब रूट, इसको हमें क्यूब कहते हैं। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 3 के बाद डेसिमल है, तो हम इसको लिखेंगे 27/1000 लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे क्यूब रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 और 1000 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 × 10। अब ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यूब बाय 10 का क्यूब। ठीक है, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3/10 का क्यूब। अब आपको पता है क्यूब रूट और ये 3 खत्म, बचेगा आपका 10/3/10 दैट इज 0.3। सो 0.3 हमारा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, so our option number D is the right answer. Let us come to the next question, that is question number 4. The ratio of 90 centimeter to 1.5 meter is. आपको रेशियो निकालना है किसका, 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर का। तो देखिए जब भी हम रेशियो निकालते हैं तो उनका यूनिट सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक सेंटीमीटर है एक मीटर है, तो आपको मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो यू कैन राइट 1.5 मीटर = 1.5 × 100 सेंटीमीटर, यही होगा।
सो ये हो जाएगा आपका पॉइंट खत्म, नीचे एक 0, 0 0 कैंसिल, सो 150 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 मीटर की जगह पे अब आपको क्या लिखना है 150 सेंटीमीटर। चलिए इसको मैं यही सॉल्व कर देती हूँ, रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर बाय 150 सेंटीमीटर। रेशियो के लिए यूनिट को सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल्स, 0 0 कैंसिल्स, 3 3 9, 3 5 15, सो आंसर इज 3:5, ठीक है। 3:5 आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ अ बेस आर एंड हाइट एच इज। एक सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसका बेस आर है और हाइट एच है। तो आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है, ये सिलेंडर हमारा, तो आप, ठीक है, और इसका बेस कितना गिवन है बच्चों, बेस रेडियस इज आर एंड दिस इज योर हाइट, हाइट गिवन है। तो कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, 2πr r प्लस एच, ठीक है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर आपसे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया पूछा होता तो हम लिखते 2πrh, कर्व सरफेस एरिया के लिए ये, टोटल सरफेस एरिया के लिए ये, ठीक है। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अब हमारा है ये क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट का 6 पार्ट। तो फर्स्ट का जो हमारा 6 पार्ट है वो है, क्वेश्चन आप एक बार देख लें। इफ मनोज बॉट 12 पेन फॉर ₹156, मनोज ने 12 पेन्स खरीदे हैं 156 रुपीज के, देन द वैल्यू ऑफ 7 सच पेन इज। अगर उसको 7 पेन खरीदने होते तो वो कितने रुपीज उसको लगते, ठीक है। इफ मनोज बॉट 12 पेन फॉर ₹, देन द वैल्यू ऑफ 7 सच पेन इज। तो 12 पेन का कॉस्ट आपको गिवन है, ठीक है, 7 पेन का कॉस्ट आपको निकालना है। तो आपको पता है जब नंबर ऑफ पेन्स बढ़ेंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, यानी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो चलिए हम लोग ऐसा बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेन, ठीक है, और एक तरफ लिखेंगे कॉस्ट। नंबर ऑफ पेन कितना है बच्चों, 12। जब हमारा पेन 12 है तो कॉस्ट है 156, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हमें सिर्फ 7 पेन खरीदना होता तो क्या कॉस्ट होता। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों का रेशियो सेम होना चाहिए। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, यानी 12 बाय 156 इक्वल टू 7 बाई, इसको आप y मान ले, ये x मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है, y, ठीक है। इसको हम जरा सॉल्व कर दें। सो y इज इक्वल टू 7 इंटू 156 बाई 12, ठीक है। सो काट देते हम, ठीक है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 7 3 3 जा, सो दिस इज 91। आपका आंसर आ गया 91 रुपीज। अगर 7 पेन खरीदना है तो उसको 91 रुपीज देने पड़ेंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ पेन्स बढ़ेंगे ना तो कॉस्ट भी बढ़ता है। तो जब एक की वैल्यू बढ़ती है और दूसरे की भी वैल्यू बढ़ती है, या एक की वैल्यू कम होती है दूसरे की भी वैल्यू कम होती है, इट मीन्स इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है कि अगर जैसे आपका ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, तो दिस बाय दिस, यानी x1 बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 बाय y2, ये आपका होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हों उसको आप क्या कहोगे। तो बच्चों एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सारे साइड्स इक्वल हो उसको हम रोम्बस कहेंगे। क्या कहेंगे, रोम्बस। ये देखिए ये पैरेललोग्राम है, दिस इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर हम इस पैरेललोग्राम के चारों साइड्स को इक्वल कर दें, मान लो ऐसा बना दिया हमने, ये चारों साइड्स इक्वल हो गए, देन दिस इज अ रोम्बस। ये क्या हो गया, rhombus. So a parallelogram whose all sides are equal is called a rhombus, and a rectangle whose all sides are equal is called a square. ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। A rectangle whose all sides are equal, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। एक ऐसा रेक्टेंगल जिसके चारों साइड्स इक्वल हो उसको हम स्क्वायर कहेंगे। Parallelogram whose all sides are equal is called a rhombus. तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको दोनों बता दिया, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। दिस वन, द वैल्यू ऑफ दिस, क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, तो ये है क्यूब रूट के अंदर रूट ऑफ 256 प्लस रूट ऑफ 121। चलिए सॉल्व करते हैं। बच्चे क्वेश्चंस देखकर ही ना डर जाते हैं, उनको लगता है अरे ये क्या दे दिया, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना है, आपको ट्राई करना है, जो रूल्स आपको आते हैं उसको फॉलो करना है, अपने आप क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, 256 प्लस अंडर रूट ऑफ 121, दिस इज योर गिवन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो लुक हियर, ये क्यूब रूट को रहने देते हैं। 256 आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या होता है बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ 256 मतलब 16 इंटू 16, ये 16 का स्क्वायर है। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 256 क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। वैसे स्क्वायर रूट ऑफ 121 क्या होता है बच्चों? दिस इज 11 इंटू 11, तो 11 बन गया। तो अब हम क्या लिख सकते हैं? 256 की जगह पे 16 और 121 की जगह पे 11 लिख सकते हैं। सो दिस इज 27। अब 27 देखिए, ये 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है ना। तो अब ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 3 का पावर 3। अब ये क्यूब और 3 कैंसिल, सो आंसर इज 3। आंसर कितना हो गया? 3। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना, ये ए इज योर आंसर। ओके, now let us come to the next question, and next question is question number 9। कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने का, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अ क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सीजन, इट वॉन्स 25% ऑफ देम, हाउ मेनी मैचेस डिड दे लॉस? एक क्रिकेट टीम है, ठीक है, जिसने कितने मैचेस खेले हैं? 20। टोटल मैचेस कितना खेला इसने? 20 मैचेस खेले हैं, और उन्होंने 25% जो है वो वोन किया है, मतलब जीते हैं। वोन कितना किया है? 25% ऑफ 20 के 25%। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। 25/100 इंटू 20, 25 1 25, 25 4 100, 4 5, सो आंसर इज 5। यानी कि उन्होंने जीता कितना है? 5 मैचेस उन्होंने जीता है। वोन कितना किया? 5। अब ये कह रहा है कि हाउ मेनी मैचेस डिड दे लूज, उन्होंने लूज कितना किया? तो 20 में से 5 विन किया, तो बचा कितना? 15, सो 15 लूज कर दिया। ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी फाइंड द वैल्यू ऑफ 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। ठीक है, आपको आइडेंटिटी यूज करना है और वैल्यू किसकी निकालनी है? वैल्यू निकालनी है 502 का स्क्वायर माइनस 498 का स्क्वायर। तो बच्चों देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? इसमें लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यही आइडेंटिटी लगेगी। बस इसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो हो गया 502 प्लस 498 एंड 502 माइनस 498। सो इन दोनों को ऐड कीजिए, 502 प्लस 498 आप करेंगे तो 1000 आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, सो 4 इंटू 1000 इज 4000। ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी है ना, 4000। ये देखिए, तो हमारा 10th का आंसर हो गया बी। आइए आते हैं 11th पे। द एरिया ऑफ ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 इज, कितना आसान क्वेश्चन है। एक सर्कुलर शीट है, एक सर्कुलर शीट है यूं, ठीक है, और इसका रेडियस गिवन है। दिस इज योर रेडियस 7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर शीट। यू हैव टू फाइंड द एरिया। एरिया निकालना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो 22/7 और आर की जगह पे 7 इंटू 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है ना बच्चों? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। प्लीज इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए कौन सा सही है। ऑप्शन बी, दैट इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव पार्ट, द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू निकालनी है। आपने पढ़ा एक्सपोनेंट में कि x रेज टू द पावर 0 इज 1। एक्सपोनेंट का लॉज में हमने पढ़ा है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 पावर है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब ये 3 का पावर 0 1, 4 का पावर 0 1, 5 का पावर 0 1, सो 2 माइनस 1 आंसर इज 1। तो आंसर आपका क्या आ गया बच्चों? लेकिन ये बाहर भी है, कह रही है बाहर भी डिग्री ऐसे करके है ना, ये बाहर भी है, तो 1 का फिर पावर 0 दैट इज 1। एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1, तो इसका भी वैल्यू आपका क्या हो गया? 1, एंड दिस इज द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो हमने सेक्शन ए कर लिया। सेक्शन ए में 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, बहुत ही इजी थे, बट आपका रिवीजन होता रहे। कभी कभी क्या होता है, हम सोच के जाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो बहुत आसान है, पर हम कहीं पे भी क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। सेक्शन बी हमारा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी। ठीक है,
एक्सप्रेस 100 एज अ सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स। 100 को आपको सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स लिखना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो हमने पहले भी पढ़ा इस चीज़ को, हमने पहले पढ़ा है ना कि 100 को अगर आपको 10, जैसे हमने ना थोड़ा सा आपको समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑड नंबर हमारा 1 है, तो ये सम ऑफ 1 नंबर हो गया। दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो हमारा 4 आता है, और ये 4 2 का स्क्वायर बनता है। वैसे ही जब हम 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को ऐड करते हैं तो ये 9 बनता है, ये 3 का स्क्वायर बनता है। वैसे ही जब हम 4 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो ये कितना बनेगा 16 बनेगा, और ये 4 का स्क्वायर बनेगा। अब देख रहे हैं आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है 100 को सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स करो, तो 100 को सम ऑफ 10 ऑड नंबर्स कैसे बनेगा, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, है ना, प्लस 15 + 17 + 19, दिस इज इक्वल्स टू 100, जो हो जाएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर आपको कह रहा है कि 100 को फर्स्ट 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के रूप में लिखो, आप 1 से लेके 1 फर्स्ट ऑड नंबर 1 लेना है, उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स लेते जाना है, 10 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको लिखने हैं, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये मैं इसी में सॉल्व करा दूंगी आपका, ये देखिए फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये फिगर आपका गिवन है, आपको निकालना क्या है, आपको ये एक्स निकालना है, ये वाला ये एक्स निकालना है। तो ये एक्स निकलेगा कैसे, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये लीनियर पेयर है, ये लाइन है, पूरी लाइन कितने डिग्री की होती है 180, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 180 में से 50 माइनस कर दीजिए आप, ये हो गया 130। ठीक है, अब ये देखिए ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे भी लीनियर पेयर लगेगा, ये 90 तो ये भी 90 हो गया। ठीक है, ये देखिए ये एक लीनियर पेयर बनेगा, ये 110 तो ये 70, क्योंकि लीनियर पेयर में क्या होती है, पूरी लाइन 180 डिग्री की होनी चाहिए, तो ये 110 और ये 70 180 हो गई। और बच्ची हमारी क्या, हम इस पार्ट को पहले निकाल लेते हैं, इस पार्ट को हम y बोल देते हैं, क्या बोलेंगे y। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल के सम कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल के सम होते हैं 360 डिग्री, है ना, यानी कि 130 + 90 + 70 + y, ये सब मिलकर कितना होना चाहिए 360, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से हम y निकाल लेंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 290 + y इज इक्वल टू 360 डिग्री, सो y इज इक्वल्स टू 360 - 290 एंड दैट इज 70 डिग्री। y हमारा कितना आ गया, ये वाला, ये आ गया हमारा 70 डिग्री। y हमारा 70 आया, हमें चाहिए क्या, हमें x चाहिए इधर वाला, तो ये पूरी लाइन है, लाइन 180 डिग्री की होती है, ये 70 हो गया, है ना, तो 70 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 180 - 70 एंड दैट इज 110 डिग्री। आप समझ गए, बस लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यूज करना है, आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिस। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपका गिवन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन है और आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए निकालते हैं। ये बी सेक्शन का 4th पार्ट है, 6 8 और x + 1, ये 3 आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट गिवन है। तो आपको पता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है बच्चों, कि जो हमारा दो नंबर का जो सम होता है वो थर्ड वाले के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे कि हमने कह दिया x + 1 का जो स्क्वायर होगा वो 6 स्क्वायर + 8 स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, ये जो सबसे लंबी वाली साइड होती है हाइपोटेनस, ठीक है, तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पाइथागोरियन थियरम, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम में जो 3 चीज़ें आती हैं H, P और B, इसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ से निकाल लिया, हमने
वो हेरोन्सिस में सॉरी इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद ये क्या बन गया, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपने पढ़ा है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम इसको तोड़ेंगे, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 64। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 100। ये कितना हो गया बच्चों 100 है ना। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, तो आज हम इसको लिख सकते हैं 11x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 9x माइनस 99 इज टू 0। यहाँ से देखिए 11 में से 9 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और दोनों का मल्टीप्लाई करके 99 भी आ जाएगा। सो x प्लस 11 माइनस 9x प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया x प्लस 11 और ये x माइनस 9। तो पहले हम x प्लस 11 को लिख देंगे और फिर x माइनस 9 को लिख देंगे। ठीक है, हम इसमें वैल्यू कौन से लेंगे, हम इसमें वैल्यू लेंगे ये वाला x माइनस 9 इज टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 9। क्यों, क्योंकि अगर हम इस वैल्यू को लेंगे तो यहाँ हमारी x की वैल्यू निगेटिव आएगी और निगेटिव साइड्स कभी भी नहीं होते हैं किसी भी ट्राइंगल के। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसी और में एक क्वेश्चन दे रखा था इसका, ये देखिए। ठीक है, ये और का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। कई बार ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, ये है आपका अंडर रूट ऑफ 108, फिर है अंडर रूट ऑफ 154 प्लस अंडर रूट ऑफ 225। ध्यान से देखिए आप, 225 बच्चों 15 इंटू 15 होता है, तो रूट 225 क्या हो जाएगा 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 108 को रहने देंगे, 154 को भी रहने देंगे और इसके जगह पे लिख देंगे 15। ओके, नाउ ये हो गया 108। अब इन दोनों को ज़रा ऐड करके देखिए तो कितना आ रहा है, 154 एंड 15 ऐड करिए तो ये आ जाएगा 169। क्या आएगा 169। ये हो गया 108 169, 13 का स्क्वायर होता है, आपको पता है अंडर रूट ऑफ 169 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करके देखिए कितना आ रहा है 121 और 121 जो होता है वो 11 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 121 इज 11। सो आवर आंसर इज 11। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है आपको इसमें। 1/4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 1/4x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए 1/4x इज इक्वल टू 7, माइनस 3 इधर आए तो प्लस 3 हो गया, 1/4x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो x/4 इज इक्वल्स टू 10, 4 इधर आके मल्टीप्लाई बनेगा, x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन द परफेक्ट क्यूब। कह रहा है वो सबसे छोटा नंबर निकालो, जब उस नंबर से आप 256 को मल्टीप्लाई करोगे, 256 को मल्टीप्लाई करोगे उस नंबर से, तो आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा, आपको एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हमें पहले 256 का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा 256 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 128 264 232 216 28 24 22 21। आप देख रहे हैं, अब हम लिख सकते हैं कि 256 जो है कितने टाइम्स 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें 8 टाइम्स 2 आ रहा है। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए हमें पेयरिंग करनी होती है 3 की। कितनी की 3 की। तो यहाँ से एक पेयर 2 का बन गया, यहाँ से एक पेयर 2 का बन गया। अब आप देखिए यहाँ पे एक और 2 की कमी है, अगर हम इसको एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा, है ना। तो इसमें यही पूछ रहा था कि कौन से छोटे नंबर से आप 256 को मल्टीप्लाई करोगे कि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है हमारा 2, तो हम लिखेंगे 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2
to obtain a perfect square. Obtain a perfect square. अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हम चेक भी कर लेते हैं. 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4, 512 आ गया. और 512 का जब आप क्यूब रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा 8. क्या आ जाएगा? 8. क्यों? क्योंकि आपके 2 2 2 3 2 के पे वो बन जाएगा. यहाँ से एक 2 मिलेगा, यहाँ से एक 2 मिलेगा, यहाँ से एक 2 मिल जाएगा. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो अब हमारा ये परफेक्ट क्यूब बन गया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं. दक्ष सोल्ड अ टेबल फॉर दिस एट अ लॉस ऑफ 6%. दक्ष ने एक टेबल को बेचा. ठीक है. और टेबल को बेचा तो उसका लॉस कितना हुआ? 6% का लॉस हुआ. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल. तो टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना है. टेबल का कॉस्ट प्राइस निकालना है. हमारे पास गिवन क्या है बच्चों? हमारे पास गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ द टेबल एंड दैट इज ₹987. एंड लॉस परसेंट हमारा गिवन है. लॉस परसेंट कितना गिवन है? 6%. हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है CP. तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसके लिए. अगर अगर आपको सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट गिवन है, ठीक है, और आपको CP निकालना है, तो CP निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 100/100 माइनस लॉस परसेंट. ठीक है, इंटू SP. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. ये तब होता है जब आपके पास लॉस परसेंट और SP गिवन हो, CP निकालना हो. बस इस फॉर्मूले में डाल दीजिए. 100 माइनस 6% इंटू SP 987. ठीक है. तो ये हो गया 100/94 इंटू 987. ठीक है. आप चाहें तो उसको काट सकते हैं, नहीं चाहते मल्टीप्लाई कर सकते हैं. काट के देखते हैं. 2 4 जा 8, 2 9 जा, ये 50 से कटेगा. ये देखिए ये 7 से कटेगा मेरे ख्याल से, ना. 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 2 8 7 4 जा 7 1 जा. ठीक है. तो ये आपका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, नीचे आपका 7 आ गया है और ऊपर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 1050. ठीक है. इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना आप और 7 से डिवाइड कर देना. ठीक है. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कैरी 5 1 जा 5 6 7. कुछ ऐसा ही आएगा आपका आंसर. ठीक है. तो आपका आंसर आ जाएगा 1050. ठीक है. चलिए आते सेक्शन C पे. सेक्शन C हमारा है क्वेश्चन 8 to 10 इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच. ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और 3 मार्क्स के. ठीक है. द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड इज दिस. एक ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है जिसका एरिया गिवन है. जिसका एरिया गिवन है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द two parallel side is this. If the length of one parallel side is twice the other, find the length of the parallel side. तो बच्चों ये बुक का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से. आप चेक कर लीजिएगा. NCERT में क्वेश्चन सेम टू सेम गिवन है. ठीक है. चलिए इसको बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन C का. ठीक है. ट्रेपेजियम शेपेड फील्ड है. मैं आपको फिगर से समझाती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए. और कह रहा है कि जो पैरेलल साइड्स है ना, एक जो बड़ा साइड है दूसरे का डबल है. इफ द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज ट्वाइस द अदर, यानी एक पैरेलल साइड दूसरे का ट्वाइस है. तो अगर हम इस पैरेलल साइड्स को x मान ले, एक पैरेलल साइड को x मान ले, तो दूसरा 2x हो जाएगा क्योंकि इसका ट्वाइस है. ठीक है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका गिवन है, हाइट दिस इज गिवन एंड दिस इज 100 मीटर. ठीक है. और आपके पास क्या गिवन है? आपके पास इस पूरे ट्रेपेजियम शेप फील्ड का एरिया गिवन है ना. आपके पास इसका एरिया गिवन है जो है आपका 10500 मीटर स्क्वायर. ठीक है. आपको निकालना क्या है? इन दोनों लेंथ का, दोनों साइड का लेंथ निकालना है. तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. बच्चों हर क्वेश्चन में फिगर और फॉर्मूला जरूर बनाइए. मेंसुरेशन का जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया और फिगर सही से बना दिया तो आपको उसमें भी मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बच्चों हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम ये होता है. ठीक है. ट्रेपेजियम का एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है. तो चलिए
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारे पास है तो हमने यहाँ पे लिख दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड x प्लस 2x और हाइट इनकी क्या है 100। ये 2 और 100 कटेगा 50 हो गया। ठीक है 10500 और ये हो जाएगा x प्लस 2x दैट इज 3x इंटू 50। सो 10500 बाई 50 इंटू 3 इज इक्वल टू x। सॉल्व कर देते हैं। एक जीरो कटेगा 5 2 जा 5 1 जा 0 2 1 0 और ये कट के 70। x की वैल्यू आ गई 70 मीटर, यानी वन साइड इज 70 एंड अदर साइड इज 70 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 140। ठीक है सो वन साइड इज 70, अदर साइड इज 2 इंटू 70 एंड दैट इज 140 मीटर। दोनों साइड हमने निकाल दिया। ठीक है इसी में और में एक क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose side is 5 cm and whose altitude is 4.8। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन गिवन है। ठीक है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 cm लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। कह रहा है उसका एक डायगोनल गिवन है, दूसरा डायगोनल का लेंथ निकालो। और एरिया ऑफ rhombus में एरिया ऑफ rhombus आपको निकालना है जिसका एक साइड है 5 cm और ऑल्टीट्यूड भी आपके पास गिवन है। ठीक है साइड भी गिवन है और ऑल्टीट्यूड भी गिवन है। ठीक है तो चलिए बनाते हैं। फिगर जरूर बनाइएगा बच्चों, क्योंकि मेंसुरेशन में जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। फॉर्मूलास ना गलती हो जाती है अगर हम फिगर नहीं बनाते हैं। फिगर से भी कई बार ना हम फॉर्मूला सही बना लेते हैं। देखिए रोम्बस बना रहे हैं हम। ठीक है रोम्बस इज ऑल्सो पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपका गिवन क्या है, इसमें गिवन है साइड। ये साइड कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड यानी हाइट, ये वाली हाइट कितनी गिवन है 4.8 मीटर। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकालते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है तो रोम्बस इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, सो एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस आपका 5, हाइट आपका 4.8। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 कर देते हैं। 5 जा 5 5 2 जा 24। सो आपका एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। यहाँ पे ये कह रहा था देखिए फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड विद दिस। अब कह रहा है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। कह रहा है अगर इसका एक डायगोनल कितना है, अगर इसका एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का तो आपको दूसरा डायगोनल निकालना है। ठीक है ये डायगोनल मान लीजिए वाला ये। ठीक है डायगोनल 1 ये गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है आपको डायगोनल 2 निकालना है। ठीक है तो देखिए ध्यान से, डायगोनल 2 मतलब ये वाली डायगोनल आपको निकालनी है, ये वाली। ठीक है तो देखिए आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का एक और फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ रोम्बस ये होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब रोम्बस का एरिया उतना ही होगा जितना हमने इसको निकाल रखा है पहले, है ना, इस फॉर्मूला से, दैट इज 24। तो यहाँ 24 लिख दीजिए। यहाँ पे डायगोनल 1 आपका 8 है तो 8 लिख दीजिए और ये आपका D2 निकालना है। ठीक है सो 2 1 जा 2 2 4 जा 8। सो 24/4 इज इक्वल्स टू डायगोनल 2, ये कट के 6। सो डायगोनल 2 हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर। ठीक है चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। ये देखिए सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। इस तरह का एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा। तो बस बच्चों एक चीज़ आप याद रखना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा ना, इस नीचे वाला ये जो माइनस है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअली में ना ऐसा है, ये जो माइनस है ना वो 3y के साइड में नहीं है, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर में है। बस आपको देखना है कि माइनस अगर नीचे है इस लाइन पे तो आपको एक ब्रैकेट बना देना है। ठीक है वरना गलती होने के चांसेस इसमें बढ़ते हैं। ठीक है तो क्वेश्चन है आपका 2y माइनस 3/4 माइनस 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/4। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 2y माइनस 3/4 माइनस करके आप यहाँ एक ब्रैकेट बना दें 3y माइनस 5/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/4। ठीक है y को हम y/1 लिख देते हैं। ठीक है
अब देखिए यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम निकालिए। 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। तो इसके नीचे तो ऑलरेडी 4 है, यहाँ पे हमें 4 बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2y माइनस 3/4 माइनस ये जो 2 है ना, आप इधर भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3y माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का भी एलसीएम ले लीजिए, 1 और 4 का एलसीएम 4। अब इसके नीचे तो 4 है पर इसके नीचे नहीं है, तो उसके लिए हमें 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हो जाएगा 4y प्लस 3। ठीक है, दिस इज डन। नाउ 2y माइनस 3/4 माइनस 2 3 जा 6y और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आपने ये माइनस यहाँ पे नहीं लिखा होता तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे माइनस ही लिख देंगे, बट ये माइनस माइनस मिलके आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इन दोनों के नीचे 4 है, इन दोनों के नीचे 4 है, तो हम क्या करेंगे 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, या मत भी निकालिए, ऐसे भी कर सकते हैं हम सॉल्व। ये पूरा 4 नीचे लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 2y माइनस 6y प्लस 10 माइनस 3 और इधर हो जाएगा 4y प्लस 3/4। ठीक है, 2y और 6y कितना हो गया, माइनस 4y प्लस 7/4 और ये 4y प्लस 3/4। 4 कैंसिल, नीचे नीचे हम काट सकते हैं इक्वेशंस में। अब ये हो गया 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4y प्लस 4y। So 7 minus 3 is 4 और ये 8y. So 4/8 is equals to y. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. So y is equals to 1/2. ये हो गया हमारा इक्वेशन का सोल्यूशन। और ये हमारे कितने मार्क्स का क्वेश्चन था बच्चों? 3 मार्क्स का। तो हमें इसमें पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 10 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो 15 मीटर लॉन्ग एट द सेम टाइम। पोल और उसकी शेडो गिवन है, हाइट और शेडो गिवन है। तो हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इसको भी हम बॉक्स वाले मेथड से बनाएंगे। ठीक है, एक तरफ हम लिखेंगे हाइट ऑफ एनीथिंग, पोल, ट्री, व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन। हियर शेडो, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, शेडो। तो 14 मीटर का अगर वर्टिकल पोल है तो शेडो कितना बना रहा है वो 10 मीटर का। कहता है कि अगर शेडो 15 मीटर का है तो बताओ पोल की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो जब हाइट ज़्यादा बड़ी होगी तो शेडो भी बड़ा होगा, इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो दिस बाय दिस इजल टू दिस बाय दिस करेंगे हम। 14/10 इजल टू, इसको x मान लेते हैं, x/15। सो 14 इंटू 5/10 इज इक्वल टू x। ठीक है, 5 2 जा और ये 7। सो हमारा आ गया x इज इक्वल्स टू 21 मीटर। यानी अगर शेडो 15 मीटर लंबा है तो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा, 21 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ पोल क्या हो जाएगा, 21 मीटर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे तो आपको प्लीज इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए, सिंप्लीफाई 2.5p माइनस 0.5q और 2.5p प्लस 0.5q। ठीक है, इनको आपको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो आइडेंटिटी कौन सा लगेगा, आइडेंटिटी लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो एक बार क्या करना है आपको, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। ठीक है, 2.5p माइनस 0.5q और 2.5p प्लस 0.5q, यही है। तो आपका हो गया ये a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी। सो आइडेंटिटी विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी 2.5p का स्क्वायर माइनस 0.5q का स्क्वायर, ये बन गया। 2.5p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 p स्क्वायर और ये हो जाएगा 0.25q स्क्वायर। माइनस कर दीजिए 6.25 को 0.25 से, नहीं माइनस नहीं होगा, ये भाई यही आंसर हो गया आपका फिर। ठीक है, क्योंकि एक p है और एक q है तो इसको आप ज़्यादा सॉल्व कर नहीं सकते, बस आइडेंटिटी लगाना है आपको, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है,
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका सेकेंड पार्ट है हमारा, इसका एक और पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, a प्लस टू बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस टू बी माइनस सी। a प्लस टू बी प्लस सी और ये a प्लस टू बी माइनस सी। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए इसको। इस पूरे को हम x मान लेंगे और ये y, इस पूरे को हम x मान लेंगे और ये y। ठीक है, तो ये बन गया x प्लस वाई, ये बन गया x माइनस वाई। तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम यही करेंगे। इस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, a प्लस टू बी, और वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस सिर्फ c। ठीक है, ठीक है, तो ये बन जाएगा a प्लस टू बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अब इसको खोल दीजिए, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी और ये सी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर दें, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस टू जब 4ab माइनस सी स्क्वायर। यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। ठीक है, ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये फिगर है, ध्यान से देखिए। इस फिगर को मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, क्योंकि इसमें आपको निकालना है x, ये y और ये z, x, ये y और ये z। तो बच्चों सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखिए। इस ट्रायंगल में दो एंगल्स हमारे पास हैं, तो थर्ड एंगल तो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सो 90 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस 40 130 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 एंड दैट इज 50 डिग्री। ये x हमारा निकल गया। x कितना निकल गया, 50 डिग्री। x हमारा निकल गया 50। हमें निकालना है x y z। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। जितना x होगा उतना ही z भी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। सो z इज इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, तो z भी हमारा 50 निकल गया। अब हमारा बचा क्या, अब हमारा बच गया ये y, ये y। तो आपने पढ़ा है बच्चों, आपने क्या पढ़ा है कि ये जो एडजेसेंट एंगल होता है पैरेललोग्राम का, वो 180 डिग्री होता है। एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, सो ये एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा, ये d और a की वैल्यू 180 आएगी ना। एंगल a प्लस एंगल d इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। सो एंगल ए हो जाएगा आपका 180 माइनस 50 दैट इज 130 डिग्री। ये एंगल ए 130 हो गया। तो जब एंगल ए 130 होगा तो ये पूरा एंगल सी भी 130 होगा कि नहीं होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। लेकिन सी में क्या है, सी में हमारे पास दो एंगल तो है, सी में हमारे पास दो एंगल है। सी में हमारे पास, तो ये पूरा 130 होगा। अब देखिए इसको देखिए आप जरा, मैं जरा सा आपको इसको इस वाले को देखिए, इस पूरे को। ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम कितने होते हैं, 360। तो ये 130 हो गया और ये 90 हो गया। ठीक है, ये भी 90 और ये y निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस y को निकालेंगे, ठीक है, y कैसे निकलेगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल के सम 360 होते हैं। तो AFCE इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो 90 प्लस 90 प्लस 130 प्लस y, ये मिलके होना चाहिए 360। ठीक है, 90 90 180 प्लस 130 प्लस y इज इक्वल टू 360। सो ये आपका हो गया 0 8 3 11 कैरी 1 प्लस y इज इक्वल टू 360 डिग्री।
सो वाई इजल टू 360 माइनस 310 यानी 50 डिग्री। ये वाई कितना हो गया बच्चों? ये हो गया आपका 50 डिग्री। कितना हो गया? 50। वाई आपका 50 हो गया। अब ये पूरा 130 होना चाहिए। पूरा कितना होना चाहिए? 130। तो ये हो गया 40 और ये 90। 40 और 50 90। 130 में से 90 माइनस कर दीजिए, 40 डिग्री। ये भी आपका 40 डिग्री हो गया। नहीं तो ये तो हमें निकालना ही था, हमें तो सिर्फ वाई चाहिए। 50 डिग्री निकल गया हमारा वाई। ठीक है, वाई इज ऑल्सो 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम 360 होते हैं। ये 130, ये 90, ये 90 और ये निकल गया हमारा ये 50 वाला। ठीक है, चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जो हमारा है फैक्टराइज। ये रहा 13th क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है इसको। ठीक है, तो ये है आपका सी स्क्वायर माइनस 4c माइनस 12। यू हैव टू फैक्टराइज दिस। फैक्टराइज कैसे करना है बच्चों? मिडिल टर्म ब्रेक करके। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे करते हैं? तो मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब है ये जो सी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये 1 है। 1 और 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा? 12। 12 का प्राइम फैक्टर निकालिए, ये आ गया है ना। अब 12 का प्राइम फैक्टर में क्या आएगा? या तो आएगा 4 इंटू 3, या तो आएगा 6 इंटू 2। अब 6 को 2 से अगर हम माइनस करें, 6 और 2 को माइनस कर दे तो 4 आ जाएगा। हमें क्या करना है? इन फैक्टर्स को ऐसे लिखना है कि सॉल्व करके बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को आपको कुछ नहीं करना। माइनस 4c को हम लिख देंगे माइनस 6c प्लस 2c। अब हम कॉमन ले लेंगे, c माइनस 6 प्लस 2 c माइनस 6। तो यहाँ पे आपका c माइनस 6 और ये c प्लस 2 फैक्टराइज हो गया। ठीक है, इतना ही करना था आपको, इसमें आपको 3 मार्क्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट इसका, v का पावर 4 माइनस 256। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे v का पावर 4। 256 4 का पावर 4 होता है, याद रखिएगा आप इसको। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या बन गया? हम इसको लिख सकते हैं v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन गया x और ये बन गया y। फॉर्मूला में लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजल टू एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई। तो बस बच्चों आपको ये याद रखना है, x की जगह पे ये पूरा है और y की जगह पे ये पूरा है। ठीक है, तो x प्लस वाई यानी v स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर के लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा है नहीं अभी। ठीक है, पर इसके लिए हमारे पास है v माइनस 4 और फिर v प्लस 4। तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है बेटा, ये आपका हो गया है। चलिए आते हैं इसका एक और पार्ट में क्वेश्चन है। ये देखिए, डिवाइड एज डायरेक्टेड। इसको डिवाइड करना है। डिवाइड हम यहीं पे कर देते हैं, क्वेश्चन पे ही हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो इसको ऊपर लिखना है, इसको नीचे लिखना है। ठीक है, 15 वाई प्लस 3 वाई स्क्वायर माइनस 16 और नीचे 5 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 12। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये फॉर्मूला बनेगा किसका? ए स्क्वायर और 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 वाई प्लस 3 और ये वाई स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसको हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए 12 को आपको ऐसे सॉल्व करना है कि यहाँ पे -1 आ जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12। देखिए -4y प्लस 3y कितना हो गया? -4y और 3y आपका हो गया ये -1y। ठीक है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। 15y प्लस 3 ये y माइनस 4 y प्लस 4। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से हमें कॉमन लेना पड़ेगा। y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4 कॉमन ले लिया हमने। अब ऊपर देखिए क्या बचेगा? 15y प्लस 3y माइनस 4y प्लस 4 और नीचे 5y माइनस 4y प्लस 3। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपकी कट जाएंगी डायरेक्ट। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 कट गया। y माइनस 4 कट गया। y प्लस 3 कट गया। ठीक है, बचा क्या हमारा? बस ये 3 बच गया और ये y प्लस 4 बच गया। तो आंसर हो गया 3 इंटू वाई प्लस 4। थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि जब थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करके दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है,
अब हमारा सेक्शन ई आ गया है, बहुत ही आसान है सेक्शन ई। देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, पूरे मार्क्स मिलते हैं, बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, ठीक है। Question 14 to 16 is a source-based or case study questions of 4 marks each. Radhika's daily routine is shown in the table given below. राधिका का डेली रूटीन आपका यहाँ पे टेबल में गिवन है कि क्या क्या एक्टिविटीज राधिका करती है। स्कूल जाती है 6 घंटे के लिए, टीवी देखती है 2 घंटे के लिए, होमवर्क करती है 1.5 आवर्स के लिए, प्लेइंग गेम्स 2.5 आवर्स, स्लीपिंग 8 आवर्स एंड अदर एक्टिविटीज 4 आवर्स। तो राधिका का 24 आवर क्लॉक को इन्होंने एक टेबल में दे दिया है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये इंफॉर्मेशन देखकर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। आपको क्या करना बच्चों, इन क्वेश्चन के आंसर्स गिवन है, करने हैं जो आपको दे रखे इसमें। देखिए ध्यान से, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एट स्कूल, आवर्स स्पेंट एट स्कूल टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाइल वॉचिंग टीवी। इनका रेशियो निकालना है कि स्कूल में कितना आवर, स्कूल के आवर में कितना घंटा वो स्कूल में स्पेंड करती है और कितना घंटा वो टीवी देखती है। तो स्कूल में देखिए 6 आवर्स, टीवी 2 आवर्स, तो बस 6:2 निकालना है आपको। 6/2, 2 2 3 6, सो आंसर इज 3:1। डन। दूसरा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन डूइंग होमवर्क टू द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड इन अदर एक्टिविटीज। डूइंग होमवर्क में देख लीजिए और अदर एक्टिविटीज में देख लीजिए। डूइंग होमवर्क 1.5, अदर एक्टिविटीज 4, तो इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। सो दिस इज 1.5/4। तो देखिए इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे बच्चों तो नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये बन गया 15/40। 5 3 जा 5 8 जा, सो आंसर इज 3:8, ठीक है। ये हो गया हमारा। चलिए आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड डूइंग होमवर्क फ्रॉम द होल डे। परसेंटेज किसका निकालना है, होमवर्क करने का और होल डे का। तो होमवर्क कितनी देर वो करी है 1.5 आवर्स, और होल डे कितना होता है बच्चों 24 आवर्स। तो होमवर्क 1.5, होल डे 24 आवर्स, ठीक है। और इसका परसेंटेज निकालना है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे एक 0 आ जाएगा, तो ये आपका बन गया 15/240 इंटू 100। ओके, 0 0 कैंसिल, 3 से काटते हैं 3 5 जा, 3 से काटते हैं 3 8 जा, देन 4 से काटेंगे 4 2 नहीं 2 से काटेंगे 2 4 जा और 2 5 जा, सो 25/4 आ रहा है आपका आंसर। 0 0 कट गया था ना, तो 25/4 25/4 आ रहा है आपका, ठीक है। तो आंसर आपको जो भी आएगा वो परसेंटेज में आप लिख दोगे, इसको परसेंटेज निकाल के, है ना। 4 6 जा 24, 6.25%। लेट अस कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग फ्रॉम द होल डे। स्लीपिंग का होल डे से परसेंटेज निकालना है। स्लीपिंग कितने घंटे के लिए कर रहा है, 1 घंटे के लिए। होल डे मतलब 24 आवर्स इंटू 100, सो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। सो आपका आंसर आ गया 100/3, दैट इज 33.13%। तो कितना आसान क्वेश्चन था, ये 4 मार्क का था, बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, प्लीज कोशिश कीजिएगा, प्लीज करके आए। केस बेस्ड क्वेश्चंस पूरे मार्क्स मिलते हैं। Oil is transported through a special kind of truck with a cylindrical tank as shown in the figure given below. The radius and height of the cylindrical tank is this and this. ये देखिए एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसकी रेडियस और हाइट गिवन है। रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 15 सेंटीमीटर। कहना बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। सम ऑफ रेडियस एंड हाइट का सम, तो रेडियस 7 हाइट 15, सम कर दीजिए 22 सेंटीमीटर। दूसरा फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH, ठीक है। 2 इंटू 22/7, R हमारा है 7 और H हमारा 15। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr²H, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो पाई की जगह पे 22/7, R की जगह पे 7 इंटू 7 इंटू H, 7 7 कैंसिल्स,
मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर 2310 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट लिखना जरूरी है, एरिया का यूनिट लिखना जरूरी है, वरना हाफ मार्क्स करते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलिंड्रिकल टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई आर प्लस एच। पहले के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका है ना। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 7 और ये 7 प्लस 15। सारे वैल्यूज डालिए, 7 7 कैंसिल, 44 और ये 22। इसको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 968 सेंटीमीटर क्यूब। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वॉल्यूम रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है, बस फॉर्मूला पे डालिए, आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल फिगर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये एक लाइन ग्राफ है जो आपको दिखा रहा है कि सेल्स इन क्रोर्स, ईयर्स है इधर गिवन, यहाँ पे ईयर्स गिवन है। 2002 में कितना सेल्स हुआ था करोर्स में, 2003 में कितना हुआ, 2004 में कितना हुआ, 2005 में कितना हुआ। इस तरह से आपके नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है और ईयर्स के हिसाब से सेल्स गिवन है। ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या बनता है, ये फिगर है आपका। ठीक है, क्वेश्चन बना रहा है आपका, बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम सेल डन। सबसे ज्यादा सेल कब हुआ था? तो देख लीजिए फिगर में, सबसे ज्यादा सेल यहाँ पे हुआ है ना। और ये कौन सा ईयर है बच्चों? ये देखिए सेल 10 करोड़ का हुआ है, कौन से ईयर में? 2005 में। तो मैक्सिमम सेल कौन से ईयर में हुआ है बच्चों? आपको फिगर देखना है ध्यान से और बस देख के आंसर लिखना, कुछ है ही नहीं इसमें। 2000 मैक्सिमम सेल वाज इन 2005। ठीक है, सेकंड पार्ट है इसका, इन विच ईयर वाज मिनिमम सेल डन। सबसे कम सेल कब हुआ है? तो देखिए सबसे कम सेल यहाँ पे हुआ है, ये है ना, ये वाला, ये सबसे कम सेल का है। कौन सा ईयर था ये? 2002। 2002 में सबसे कम सेल हुआ है, तो हम यही लिखेंगे यहाँ पे, द मिनिमम सेल वाज डन इन द ईयर 2002। फाइंड द टोटल सेल ऑफ द ईयर 2005 एंड द ईयर 2006। 2005 और 2006 का टोटल सेल। 2005 का सेल जरा देखिए कितना है। 2005 हमारा यहाँ है, इसका सेल है यहाँ 10 करोड़ और 2006 में हमारा सेल है 8 करोड़। 8 और 10 करोड़ है ना, इसमें बस 8 प्लस 10 कर दो और ये 18 करोड़। ठीक है, इसका एक और में क्वेश्चन है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ ईयर 2002 एंड द ईयर 2004। डिफरेंस मतलब माइनस। 2002 के सेल और 2004 के सेल में कितने का अंतर था? तो 2002 में सेल कितना था? देखिए यहाँ पे, ये है 2002 में हमारा सेल था 4 करोड़ और 2004 में हमारा सेल कितना था? 6 करोड़। ठीक है, ये हो गया 4 करोड़ और 6 करोड़ है ना। तो 6 करोड़ माइनस 4 करोड़ कर दीजिए, दैट इज 2 करोड़। डिफरेंस निकल गया हमारा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन पेपर क्लास 8 का, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली का। ठीक है, क्वेश्चन पेपर किसी भी स्कूल का हो आपको सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम्स ऑलमोस्ट अप्रोच कर ही रहे हैं। बहुत सारे स्कूल्स के तो हो भी गए हैं पेपर, बहुत सारे के चल रहे हैं। तो जितने आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कोशिश कीजिए हर दिन एक मैथ्स का और हर दिन एक साइंस का पेपर सॉल्व कीजिए। आप बुक पढ़ते रहिए, लेकिन जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको पैटर्न, क्वेश्चन का टाइप है ना थोड़ा सा, और आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये सब तो कर रखे हैं। तो एग्जाम में जब आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो आपसे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी साइड बाय साइड आपको करते जाना है। अगर और थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप एग्जाम्पलर कर सकते हैं, एग्जाम्पलर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस गिवन्स हैं। और थोड़ा अगर आपने एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर फाइनल्स के लिए काफ़ी होते हैं, पर अगर आपको बेस और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा ऐसे बुक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।